साथियों नमस्ते। मैं राजेश कुमार आपके हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड पे एक चित्र बना हुआ है, ये किस लिए बना हुआ है और इसका क्या प्रयोजन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा स्वरतंत्र है, हमारी जो स्वर यंत्री जिसे हम कहते हैं, साउंड सिस्टम जो बोलते हैं, हम उच्चारण करते हैं, तो विद्यार्थियों के प्रायकर भ्रम सा रहता है कि मुर्दा कहाँ है, तालु कहाँ है और इन वर्णों को कंठे क्यों कहा जाता है, ये काकल्य क्या है। ऐसे ऐसे अनेक सवाल मन में उठते रहते हैं। तो इन सवालों का जवाब ये चित्र देगा और मैं इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ है और कौन सी जगह मुर्दा होती है, कौन सी जगह तालु होता है। ये हम अभी देख लेते हैं। देखिए, ये है, यहाँ से शुरू करते हैं हम ओष्ठ से। ओष्ठ हमारे मुंह का एकदम बाहरी भाग है और हमें दिखता है कि ओष्ठ वर्ण जब जिनको कहा जाता है तो उनके उस समय हमारे मन में ये होता है कि इनको ओष्ठ क्यों कहा जाता है, इनको दंते क्यों नहीं कहा जा सकता। तो मैं बताऊं कि जैसे हम प वर्ग है, जैसे ऊ बोलते हैं या फिर प वर्ग पूरा है, इसका हम उच्चारण करते हैं प फे वे भे मैं, तो हमारे ओठों का मिलन होता है, इन्हीं में हलचल होती है, इसलिए इनका संयोग होने के कारण इन वर्णों को क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो ये है ओष्ठ, ये बिल्कुल सरल बात है। अब हम इससे थोड़ा पीछे चलते हैं तो ये है दांत, ये है हमारे यहाँ पर दांत। तो दांतों से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वे दंते वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं तय वर्ग, तय वर्ग पूरा है, वो क्या है, वो दंते है। क्यों? क्योंकि तय बोलते समय जीवा दांतों का स्पर्श करती है और जीवा और दांतों का स्पर्श किए बिना तय का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए इन वर्णों को क्या कहेंगे हम, तय वर्ग वाले होने के कारण दंते वर्ण कहेंगे। तो ये हमारे उच्चारण स्थान में, हमारे स्वर तंत्र में क्या है, दांत, और दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण दंते वर्ण। ठीक है। अब लीजिए, ये आता है, इसके ठीक पीछे थोड़ा गौर करने की बात यहां है कि इसके ठीक पीछे क्या आ जाता है, तालु। दांत, पहले ओठ, ओठों के पीछे दांत, दांतों के पीछे का एकदम पीछे का स्थान जो है वो क्या है, तालु। और तालु होने के कारण ये वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य। इस स्थान का नाम है विद्यार्थियों तालु। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ई च छ ज झ ये, है ना, और ये, और पहला श जिसको हम शंकर वाला कहते हैं, वो श तालव्य है पहला। तो देखिए, ये इसमें ई आ जाता है और च वर्ग आ जाता है, तो वह क्या है, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से, ई दो स्वर हैं और च छ ज झ ये और इसके बाद में आपका ये और पहला श। अब देखते हैं, इसके थोड़ा सा पीछे का स्थान है वो मूर्धा है। मूर्धा, मूर्धा का शाब्दिक अर्थ होता है मस्तक, सिर। हिंदी में कुछ भी पूछा जा सकता है, भाषा का कोई अंत नहीं है और पूछने वाले की कोई सीमा नहीं होती। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, हमें पूरे पर समग्र दृष्टि डालने की आवश्यकता है। देखिए मूर्धा, अब इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये मूर्धा है और दूसरा शब्द ये मूर्धा है। शब्दकोश में इन दोनों का रूप मिलता है, इसलिए हम इन दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ हम ज्यादा भ्रम न पाले तो उचित रहेगा, मैंने ऐसे लिख दिया है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य में जैसे री है, ट वर्ग है और र है और दूसरा श है, तो इसमें खासकर हम लेते हैं कौन सा वर्ग, ट वर्ग, री स्वर, है ना, और रे और इसके बाद में श, दूसरा श, षटकोण वाला श। इन तीनों का भी एक छोटा सा सूत्र है, मैं आपको बता दूंगा ताकि याद रह जाएगा कि कौन सा श किस उच्चारण स्थान पर आता है। यह मूर्धा हो गया। तो यहाँ बहुत ही गौर करने की आवश्यकता है कि दंते, दंते के बाद में आपके तालव्य, तालव्य के ठीक पीछे मूर्धन्य और मूर्धन्य के बाद में आ जाते हैं हम कंठे की श्रेणी में। कंठ है, इसको कोमल तालु भी कहते हैं। कंठ को कोमल तालु भी कहा जाता है क्योंकि जब हम मूर्धा से पीछे जाते हैं, जब हम इस मूर्धा से पीछे जाते हैं तो यहाँ आकर के हमारे
जो मुंह का जो हिस्सा है वो बिल्कुल कोमल हो जाता है और जो कठोर जो अंग है वह उसका अंत हो जाता है। उसके बाद में कोमल हिस्सा शुरू हो जाता है। तो कंठ को कोमल तालु भी कहते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाला जो वर्ग है वो कै वर्ग है। ए आ दो स्वर हैं, कै वर्ग है। और विसर्ग और है को भी लिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक विशेष ध्यान देने की बात है कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वे कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। इसमें कै वर्ग है आपका, और है और विसर्ग है, दो स्वर ए आ है। अब इसके ठीक थोड़ा सा नीचे का स्थान है जो एक लटकता हुआ हिस्सा अंग है जो हमारे मुंह में है, कंठ में, उसको क्या कहते हैं? उसको काकल कहते हैं। काकल, उसको काकल कहते हैं। उसको काकल कहते हैं। काकल अलिजिह्वा जिसको कहते हैं। अब ये काकल कहलाने के कारण यहां से उच्चारित होने वाले जो दो वर्ण है विसर्ग और है, ये मूलतः क्या है? ये विशेष रूप से क्या है? काकल्य वर्ण है। विसर्ग और है, इसमें विसर्ग है और है, ये दो है, एक और ये दो। एक विसर्ग है आपका और एक है वर्ण है। तो ये विसर्ग और है दोनों क्या है? काकल्य वर्ण है, क्योंकि ये काकल से ही उच्चारित होने वाले। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है, यदि प्रश्न आ जाए कि विसर्ग और है किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? यदि हमारे पास काकल्य विकल्प नहीं है तो हम उनको कंठ्य की श्रेणी में मान सकेंगे, क्योंकि वे उस समय कंठ्य की श्रेणी में ही आते हैं। और यदि हमारे पास दोनों विकल्प आ जाते हैं कि विसर्ग और है दोनों वर्ण किस श्रेणी के हैं, कंठ्य भी आ जाए और काकल्य भी आ जाए, तब हमें विद्यार्थियों कौन सा विकल्प सही करना है? तब हमें काकल्य विकल्प ही सही करना है। ध्यान देने की बात है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है? उच्चारण स्थान है। ये हमारे मुंह के उच्चारण स्थान है, खासकर दंते, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य। ठीक है। अब तीन शय आते हैं हमारे पास, तीन शय आते हैं। एक पहला शंकर वाला शय है, दूसरे को हम षटकोण वाला शय कहते हैं, और तीसरे को हम शय से सरिता वाला शय कहते हैं। तो ये देखिए, अब ये स्लेट वाला शय है तीसरा, एक षटकोण वाला और एक ये शंकर वाला। अब ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है? विकल्प में आ जाते हैं। आरपीएससी की परीक्षाओं में एक बार ये आ चुके हैं, अन्य परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। तो आजकल क्या है, एक एक वर्ण को न पूछ करके पूरा कूट बना देते हैं, हम देख रहे हैं प्रश्न पत्रों में, तो वो जंजाल बन जाता है। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे एक एक वर्ण पर चर्चा करने का कारण यही है कि आप इसको सविस्तार समझें तो आपकी आसानी रहेगी। इसके लिए आपको इनको उतारने की आवश्यकता है और इनको बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक बार आप सरसरी दृष्टि से वीडियो देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं समझ में आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए इनको बार बार अभ्यास के साथ देखने की आवश्यकता है, मन से गौर करने की आवश्यकता है। देखिए ये तीन शय हैं, ये तीन शय हैं। इनका उच्चारण जैसे ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है, तो इसके लिए हम कह लेंगे सीधे सीधे रूप में कि तामूद। तीनों शय क्या होते हैं? तामूद होते हैं। ऐसे याद रख लो आप, तीनों शय तामूद होते हैं। तामूद होते हैं मतलब पहला तालव्य और दूसरा मूर्धन्य और तीसरा दंत। इस प्रकार तीनों शय क्या होते हैं? तामूद होते हैं। एक छोटा सा शब्द याद रखेंगे तीन अक्षरों का कि तीनों शय तामूद होते हैं, तो मतलब क्रम आ गया इनका, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। इस तरह से ये हमारे उच्चारण स्थान है, इनको हमें अच्छे से समझना है और इसको सचित्र हम उतार लें तो बहुत ही बेहतर होगा। और वैसे व्याकरणों में इनके चित्र मिल भी जाते हैं, तो आप इसको गौर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में उच्चारण स्थान की दृष्टि से अनेक बार प्रश्न आए रहे हैं और आते भी रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप इसको बार बार देखें, अभ्यास करें, साथ में अपने साथियों में ये चीज़ें बांटें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इन तीनों शय को देखने के बाद में हमारे समझ में आ गया होगा कि ये तालव्य, मूर्धन्य, दंते है। और अब बच रहा है एक हमारे पास उच्चारण स्थान नासिक्य। नासिक्य में देखिए विद्यार्थियों, पंचम वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण, अनुस्वार, ये किस श्रेणी में आ जाते हैं? ये नासिक्य की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण किससे होता है?
नाक से होता है। तो पंचम वर्ण में क च ट त प 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों का पांचवा अक्षर ङ य ण न म। ङ य ण न म मतलब क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न तथा प फ ब भ म। तो इस प्रकार ङ य ण न म, इनका क्रम भी यही है, ङ य ण न म। ये आरपीएससी में आ चुका है प्रश्न व्याख्याता में कि पंचम वर्ण का क्रम क्या है, तो ङ य ण न म। तो ये पंचम वर्ण है, ये नासिक है, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु किससे निकलती है, नाक से निकलती है। नाक से निकलते हुए ही हम इनका उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रहे, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब रखें और नियमित इस पर बने रहें। अपने साथियों में भी ये शेयर करें, बांटें, ताकि क्या है इसमें निस्वार्थ रूप से किसी का फायदा हो सके। क्योंकि इस समय बिल्कुल विद्यार्थी अपने घर पर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से आप इस खाली समय में आप अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद। जय हिंद।